जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी जो आने वाली सेना भर्ती परीक्षा है उसके लिए दो टाइप की क्लासें चलती हैं। एक आपके जीके और जीएस से संबंधित, तो दूसरी आपकी मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। और दोनों में हम पूर्णतः परीक्षा के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की क्लास में हम 15 क्वेश्चन जीके के और 15 साइंस के करते हैं, और उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना रखते हैं। तो करते हैं शुरुआत से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही यदि आप इन सभी की पीडीएफ और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दो और लिंक दिए गए हैं, एक तो राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर का लिंक और दूसरा हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर का लिंक। वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद की बात आई है तो ऋग्वेद की चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता है। ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है 1000 बीसी से आपके 600 बीसी। ऋग्वैदिक में केवल ऋग्वेद का जिक्र किया गया है और उत्तर वैदिक में अन्य तीन वेद आपके सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का जिक्र किया गया है। अब ऋग्वेद की हम बात करें तो ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? स्तुतियों का संग्रह कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल में से तीसरे मंडल में किसका उल्लेख दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही बता रहे हैं हम। तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई है, 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खिल कहा जाता है। और 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम क्या? पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का उल्लेख किस मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। आपका प्रश्न है कि सोम को समर्पित, तो यह उत्तर भी आपको मिल गया होगा। 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और सोम रस ऋग्वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण पेय पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस स्थान से? धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब जहां पर सर्वप्रथम उपदेश दिया था किन्होंने? भगवान बुद्ध ने। और कहां पर दिया था? आपको पता है सारनाथ के, ऋषिपत्तनम सारनाथ के हरिण उद्यान अर्थात डियर पार्क में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गौतम बुद्ध की बात हो रही है तो लुम्बिनी भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। लुम्बिनी किसके निकट है? कपिल वस्तु के निकट है। और गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो वैशाली की बात आई है ऑप्शन में, तो वैशाली क्या है? वैशाली में आपकी दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। किसके समय में? आपके कालाशोक नामक शासक था शिशुनाग वंश का। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। ये किसके काल में हुई थी? ये सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ये पहले वाले पार्ट में हम चर्चा कर चुके हैं कि मगध साम्राज्य के राजा उदयन ने की थी। हर्यक वंश का राजा था और आपके अजात शत्रु का बेटा था, और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया था। तो उदयन से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है कि प्रारंभ में मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? 11 मई 1857 कहां से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और 12 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच जाते हैं और बहादुर शाह जफर को मुक्त करवा के क्रांति का नेता घोषित करते हैं। झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अरे सभी को पता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई ने किया था। और लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था पवन।
पवन लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। तो चेतक किसके घोड़े का नाम था? आप सभी जानते हो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो अकबर के घोड़े का नाम क्या था? अकबर के घोड़े का नाम रहबर था। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के घोड़े का नाम बहु कैपिलो या बुके फेरस था, जिसके नाम पर सिकंदर ने भारत में एक नगर भी बसाया था। तो बादल किसके घोड़े का नाम था? बादल आपके अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम था। यहाँ पे कानपुर दिया गया, कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? क्रांति की बात करें तो कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यह थी क्रांति से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1884 को, 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। और 1773 में एक एक्ट आता है, कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता। उसके बाद में क्या किया था? पहले बंगाल का गवर्नर हुआ था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर था कलाइव था। और कलाइव और सिराजुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। परंतु 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया था? गवर्नर से बदलकर गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया? वॉरेन हेस्टिंग्स बन गया था। और 1784 के समय जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, उस समय भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। यहाँ पे दिया गया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक कौन था? विलियम बेंटिक ने 1835 में क्या किया था? सती प्रथा पर कानून बनाया था। किसके सहयोग से? राजा राममोहन राय के सहयोग से। और विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और फिर क्या किया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? कांग्रेस के अध्यक्षों की बात कर रही है। रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, विशन नारायण धर या गोपाल कृष्ण गोखले? रास बिहारी घोष। कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में। उस समय क्या हुआ था? कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई थी, एक गर्म दल और एक नरम दल। विशन नारायण धर 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें क्या किया गया था? राष्ट्रगान को गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और 1905 में ही क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। किसके द्वारा किया गया था? करजन के द्वारा किया गया था। तो अब एक ऑप्शन शेष रह गया, उन्होंने नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर कौन सा आंदोलन चलाया था? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी या मिताक्षरा? तो इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये सेल्यूकस निकोटर का राजदूत बनकर आया था। सेल्यूकस निकोटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है जो भ्रमण के लिए आया था। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है, विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य की पुस्तक है। राजतरंगिणी कलहण की पुस्तक है, राजतरंगिणी के लेखक कलहण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह, अलाउद्दीन हसन, आसिफ खान या महमूद गवाह? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका संस्थापक कौन था? जफर खान, जिसे अलाउद्दीन हसन के नाम से जाना जाता था, अलाउद्दीन हसन था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। और एमबीटी अर्थात हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम था, क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाई थे। किस वंश से संबंधित थे? संगम राजवंश से संबंधित थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध राजा आप सभी को पता है कृष्णदेव राय था। और विजयनगर साम्राज्य का पतन किसके कारण हुआ था? एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा नामक युद्ध हुआ था, उसी के कारण विजयनगर का
पतन हुआ था और वर्तमान में उसे हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी के रथ का चित्र भारत सरकार के वर्तमान 50 रुपए के नोट पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है और बिहार से नहीं गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड 1 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पर्वत चोटी से किन 2 नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक जाके गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में और दूसरी गिरती है अरब सागर में। तो कौन सी हो गई? एक तो हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई सोम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध स्थित है। यहाँ पे ताप्ती दिया गया, ताप्ती भी गुजरात से निकलती है और ताप्ती नदी के किनारे गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा कानपुर, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश, इलाहाबाद, कानपुर, बिहार की राजधानी पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर कौन से है? एक नाम याद रखना आपको, क्या? आदिम। आदिम से क्या हो जाएगा? आगरा, दिल्ली और मथुरा तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा, रामगंगा नदी के रायबरेली रामगंगा नदी किनारे नहीं है। बरेली रामगंगा नदी किनारे, परंतु रायबरेली नहीं है। महानदी कटक उड़ीसा में, हाँ बिल्कुल है महानदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खरीफ की फसल नहीं है? चावल, चना, कपास या ज्वार? तो चावल क्या है? खरीफ की फसल है, आप सभी को पता। कपास भी है, ज्वार भी है, परंतु चना रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जो लास्ट 8वीं अनुसूची थी वो भाषाओं से संबंधित थी। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची है आपके दल बदल से संबंधित है। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है और यह नगर निकायों से संबंधित है। तो कौन सा हो गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बीघा गलियारा किस राज्य में स्थित है? बिहार, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। 3 बीघा गलियारा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, आप सभी को पता है। पश्चिम बंगाल की बात आई तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। 1912 से पहले भारत की राजधानी भी कोलकाता हुआ करती थी। 1912 में हॉर्डिंग द्वारा दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आप सभी जानते हो तृणमूल कांग्रेस इसकी पार्टी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार आपकी सेना भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया, ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या इनमें से कोई नहीं? वर्गीज कुरियन की बात आई तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के पितामह या श्वेत क्रांति के जनक कहा जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। गोल क्रांति, क्रांतियां बतानी है आपकी, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दिया गया गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। तो 1 में हो जाएगा 4। फिर बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। 2 में, बी में हो जाएगा 1। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सी में हो जाएगा 2। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन 3। 4, 1, 2, 3 किन ऑप्शनों में दिए गए हैं? 4, 3 ये नहीं होगा, 1, 2 नहीं होगा, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी में दिए गए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
आपका साइंस का पहला क्वेश्चन कि सुमेलित असुमेलित को पहचानिए। यहाँ पे सॉरी थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, सुमेलित नहीं है, असुमेलित को पहचानिए। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी, बिल्कुल की थी। एक्स किरण की खोज की थी आपके रोंटजन ने, यहाँ पे फेराडे दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी असुमेलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी और नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? देखिए 3 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। असूत्री विभाजन में कोई कोशिकाओं का अनंत कोशिकाओं का निर्माण होता है असूत्री विभाजन में, जो आपकी कीटों में पाई जाती है मूल रूप से। और समसूत्री कोशिका कायिक कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? कायिक कोशिका होती है, जिसमें एक संतति कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। एक माता कोशिकाओं से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं एक जनन कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। और आपकी अर्धसूत्री विभाजन है, उससे क्या होता है? एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। यदि समसूत्री पूछता तो ऑप्शन बी राइट होता, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता। और यदि असूत्री दिया गया है तो उनसे अनंत कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए में नहीं पाया जाता? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल या साइटोसिन? देखिए आपके यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, यह आरएनए में पाया जाता है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीएनए में कौन सा पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। इन दोनों का अंतर होता है, बाकी ये तीनों दोनों में सेम पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बिल्कुल पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। एक तो हो गया। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसके अलावा रिक्तिका भी क्या होती है? रिक्तिका भी आपके पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो केवल एक है, 1 नंबर वाला है जो दोनों में पाया जाता है, तो केवल एक ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य को पहचानी। देखिए इनसे आपके 3 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं कि एलपीजी गैस का मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन है। बिल्कुल एलपीजी का मुख्य अवयव जो आपके खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, घरों में ईंधन के रूप में। इसके अलावा सिगरेट के लाइटर में भी एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, और इसका मुख्य अवयव प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन गैस होती है, बिल्कुल होती है। प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। देखिए 2 गैस होती है, एक तो वाटर गैस होती है और एक प्रोड्यूसर गैस होती है। वाटर गैस में होती है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्रोड्यूसर गैस में होती है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में होती है, परंतु प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन की जगह क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और यह हाइड्रोजन किस में होती है? ये वाटर गैस में होती है। तो ऑप्शन सी इनमें से असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी या एंटोमोलॉजी? तो कीट क्या होती है? चींटी कीट होती है, और चींटी को क्या कहते हैं? एंट कहते हैं। और एंट से क्या बनता है? एंटोमोलॉजी। ये याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। पक्षी क्या उड़ते हैं? ऊंचे उड़ते हैं, और ऊंचे उड़ने के लिए हम क्या कहते हैं? थोड़े और नीचो, ठीक है। और नीचो से हो जाएगा ऑर्निथो। ऑर्निथोलॉजी को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी आपके कवकों का अध्ययन कहलाता है, और डेंड्रोलॉजी तने का अध्ययन कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज का निर्माण कौन सी मिश्र धातु से होता है? कॉपर प्लस जिंक। आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? क्या नाम बताया था? एक नाम बताया था पिताजी, कि तांबा और जस्ता से क्या बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। पी से पीतल, पीतल तांबा और जिंक से। कॉपर और जिंक, तांबा और जिंक से पीतल बनता है। कॉपर और एसन, ठीक है। टिन, कॉपर और टिन से क्या बनता है? कॉपर और टिन से कांसा बनता है। तो लेड और टिन से क्या बनता है? फ्यूज तार बनता है, बिल्कुल।
कॉपर, जिंक और निकल। यहाँ पे यदि हम निकल और मिला दे, ये दो ऑप्शन तो एक जैसे हो गए, निकल मिला दे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जर्मन सिल्वर बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं। तीन रंग प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो सीधे होते हैं। सीधे का मतलब कि दो रंगों के मिलने से जिनका निर्माण नहीं होते हैं। ठीक है, लाल, नीला और हरा, ये तीन रंग क्या होते हैं, इनका निर्माण किसी भी दो रंगों के मिलाने से नहीं होता है। और इन तीनों रंगों को यदि हम मिलाए तो कौन सा रंग बनेगा, रंग बनेगा सफेद। यदि लाल, नीले और हरे को मिला दे तो सफेद रंग बनेगा। तो पीला प्राथमिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम या हीलियम। तो रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी राइट होगा। सिलिकॉन का उपयोग आपके सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाने के लिए किया जाता है, जो सीपीयू में, कंप्यूटर के सीपीयू में जिसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम आपके हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कैल्शियम। हीलियम हल्की गैस और अकीरिय गैस होती है। हीलियम सबसे हल्की वैसे हाइड्रोजन होती है, परंतु हीलियम भी हल्की होती है और अकीरिय भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में मरीचिका तथा प्रकाशीय तंतु किसके उदाहरण है। देखिए, हीरे का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर जिसे हम प्रकाशीय तंतु कहते हैं, और मृग मरीचिका, ये सभी किसके उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो अपवर्तन का उदाहरण क्या है, अपवर्तन का उदाहरण है आपके जो काल्पनिक काल्पनिक दिखाई देता है ना आपको, जैसे आप पानी की भरी हुई बाल्टी है, उसमें एक सिक्का डालते हो और वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, तो सिक्के का या पानी में लकड़ी का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वस्तु बोल सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती है, यह क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। बरसात की बूंद का गोल होना, यह क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। और गर्म सूप का स्वादिष्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी क्या होता है, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, तीनों के उदाहरण यहाँ पे मिलेंगे आपको। देखिए, पहला नियम क्या होता है, पहला नियम का मतलब है न्यूटन बोलता है कि जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहती। मतलब कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलती है तो आपका शरीर भी थोड़ा गतिशील है, परंतु आपका शरीर गतिशील रहना चाहता है। यदि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया तो आप आगे की ओर धक्का लगेगा, आपको आगे की सीट से जाके भिड़ोगे। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। तो बंदूक से गोली चलाना, यह होता क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये तीसरा नियम होता है न्यूटन की गति का। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह कहता है कि यदि आप, जैसे आपका बंदूक की से गोली चलाना, जब भी आप बंदूक से आगे गोली चलाओगे तो बंदूक पीछे की ओर धक्का मारेगी। तो यह हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झड़ना, यह हो गया प्रथम गति का नियम। जैसे ही डंडे से पीटोगे तो धूल के कण अपनी अवस्था में रहना चाहते हैं, परंतु कंबल आगे पीछे होगा तो धूल के कण क्या होगा, जड़ेगा। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर धक्का लगना, यह भी अभी आपको बताया था, प्रथम नियम हो गया। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी द्वारा अपने हाथों को पीछे खींचना, यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से उदाहरण अपकेंद्रीय बल से संबंधित है। एक होता अभिकेंद्रीय बल और एक होता अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है केंद्र की ओर झुका, और अपकेंद्रीय बल होता है आपके साइड में। यहां पे दिया गया वाहन का वक्रीय पथ में मुड़ना। मोड़ में सड़कों का एक किनारा क्या होता है, झुका हुआ होता है, और ये क्यों होता है, ये अभिकेंद्रीय बल की ओर होता है, क्योंकि उनका फोर्स किसकी ओर हो, रोड के केंद्र की ओर होना चाहिए, इसीलिए वाहन का वक्रीय पथ में मुड़ना ये क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य, जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालते हो तो वो दीवारों की ओर फैलाती है, वॉशिंग मशीन दीवारों की ओर फैलाती है, मतलब यह अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, दीवारों की ओर। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, यह भी क्या होती है, दीवारों से टक्कर मरवाती है बार बार, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह भी अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो बी और सी दोनों किसके, अपकेंद्रीय बल के। और वाहनों का वक्रीय पथ में मुड़ना, मोड़ में सड़कों का एक किनारा उठा होना, ये किसके हो जाएंगे, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। -273 डिग्री, -40 डिग्री, 0 डिग्री या 40 डिग्री। तो ये आप सभी जानते हो, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और
सेल्सियस का मान बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होता है, पानी जमता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फा किरण के निकलने से द्रव्यमान संख्या में कितने इकाई की कमी होती है। एक अल्फा किरण क्या होती है, अल्फा किरण होती है 2He4, यह होती है अल्फा किरण, और यह द्रव्यमान संख्या हमेशा ऊपर वाली होती है। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली होती है तो एक अल्फा किरण निकलेगी तो कितनी कम हो जाएगी, 4 इकाई कम हो जाएगी, ठीक है। परंतु ध्यान रखना, गामा किरण के एक निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में नपुंसकता आ सकती है। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से मनुष्य में नपुंसकता भी आ सकती है, ध्यान रखना। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने के लिए उपयोगी होता है। विटामिन सी आपके दांतों से संबंधित बीमारी के लिए उपयोगी होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो यह थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित तथ्य जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना भी रखते हैं। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और ये सीरीज आपकी रोजाना चलने वाली है, तो जितने भी और फैक्ट बनने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन कर लेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।